चलो अब कक्षा 10वीं के प्रश्न बैंक के आगे के इकाई के अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आगे से हमें देखना था रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखना था। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है, जीवनी खाली स्थान की लिखी जाती है। तो जीवनी किसकी लिखी जाती है? महापुरुषों की। तो यहाँ पे आपको महापुरुष में टिक करना है। आत्मकथा में लेखक खाली स्थान के जीवन का वर्णन करता है, तो स्वयं के जीवन का वर्णन करते हैं, यहाँ पे स्वयं लेना है। प्रेमचंद है, प्रेमचंद खाली स्थान है, तो प्रेमचंद क्या है? एक कथाकार है। इसके बाद चौथा है, एकांकी में खाली स्थान अंक होते हैं, तो एक अंक होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक लेना है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा खाली स्थान बदलता है, तो जो कैप्टन है ना वो बदलता है, तो यहाँ पे कैप्टन लेना है। कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खाली स्थान लगवा दी, तो प्रतिमा लगवा दी, यहाँ पे प्रतिमा लेना है। नेताजी की मूर्ति खाली स्थान कपड़ों में थी, तो नेताजी की मूर्ति जो है वो फौजी कपड़ों में थी। कस्बे से गुजरते समय खाली स्थान पान खाते थे, तो हलदार साहब पान खाते थे। चलो चलो दिल्ली का नारा खाली स्थान ने दिया था, तो नेताजी ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद 10वां है, बाल गोविंद भगत खाली स्थान कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, तो मंझोले, ठीक है, मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। इसके बाद है, बाल गोविंद भगत ने खाली स्थान का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता था, तो प्रेम साधना का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता था। 12वां है, बाल गोविंद भगत की मौत उनकी उनकी के खालिस्तान हुई, तो यहाँ पे अनुरूप हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खालिस्तान में उतर पड़ा, तो यहाँ पे क्या लेना है? खेत में उतर पड़ा, ठीक है, खेत आएगा यहाँ पे। इसके बाद है, फादर बुल्के खालिस्तान की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर। इसके बाद है, नेक्स्ट है, फादर बुल्के की चिंता हिंदी को खालिस्तान के रूप में देखना था, तो राजभाषा के रूप में देखना था, सॉरी राष्ट्रभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा मतलब पूरे देश की भाषा, राजभाषा मतलब एक राज्य की भाषा को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एमपी एक राज्य है और राष्ट्र मतलब पूरे देश की भाषा को हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, फादर की उपस्थिति खालिस्तान के वृक्ष की छाया जैसी लगती थी, तो देवदारू की वृक्ष की जैसे लगती थी, तो यहाँ पे देवदारू लेना है। इसके बाद है, नेक्स्ट है, फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय खालिस्तान जाने की शर्त रखी थी, तो भारत जाने की शर्त रखी थी। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम खालिस्तान था, तो सुशीला था। इसके बाद नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास खालिस्तान है, तो आपका बंटी है। इसके बाद है, 20वां है, महानगरीय जीवन खालिस्तान है, तो आत्मीयताहीन है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, मन्नू भंडारी का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। पुराने ज़माने में खालिस्तान के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं थे, तो स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं थे। कालिदास खालिस्तान भाषा के कवि है, कालिदास संस्कृत भाषा के कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी खालिस्तान युग के प्रवर्तक है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन लेख सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रकाशित हुआ था, तो 1914 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, आवश्यकता आविष्कार की खालिस्तान है, तो जर्नी है। इसके बाद 27वां, आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार खालिस्तान है, तो असंस्कृति है। इसके बाद देख लेते हैं, अगला हम देखेंगे सत्य असत्य देखेंगे, ठीक है। तो सत्य असत्य में देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, कहानी गद्य की विधा नहीं है, तो ये सही है कि गलत है? ये गलत है, क्यों? क्योंकि कहानी गद्य की विधा है। ठीक है, आगे देखो, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, ये भी सत्य है। गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, ये भी सत्य है। नाटक में एक अंक होता है, ये असत्य है। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, सत्य है। नेताजी की मूर्ति पत्थर की थी, ये असत्य है, संगमरमर की थी। ठीक, आगे देखते हैं, मूर्ति की आंखों में संगमरमर का चश्मा था, ये भी असत्य है। इसके बाद कैप्टन को बिना चश्मे वाले नेताजी की मूर्ति बुरी लगती थी, सत्य है ये। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, सत्य है। बाल गोविंद भगत की आजीविका का साधन कृषि था, ये भी सत्य है। बाल गोविंद भगत माह में प्रभाती गाना शुरू करते थे, असत्य है। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन हुआ करता था, ये असत्य है। भादों की अधरतिया में भगत गीत न गाते थे, ये असत्य है। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, ये सत्य है। फादर कमील बुल्के की बहन जिद्दी और सख्त थी, ये सत्य है। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु मुंबई में हुई थी, यह सत्य है। फादर कामिल बुल्के को बहुत क्रोध आता था, यह सत्य है। फादर कामिल बुल्के की कर्मभूमि भारत रही है, ये सत्य है। परिमल एक साहित्य संस्था है, ये सत्य है। मन्नू भंडारी की अपेक्षा पिता से वैचारिक
टकराहट थी, ये सत्य है। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को कबाब खाना कहते थे, ये असत्य है। मन्नू भंडारी मुख्यतः एक कहानीकार है, ये सत्य है। मन्नू भंडारी के घर में अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था, सत्य है। डॉक्टर साहब मन्नू भंडारी के पारिवारिक चिकित्सक थे, असत्य है। प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, ये भी सत्य है। मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को पराजित किया था, ये सत्य है। सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, ये भी सत्य है। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी, ये असत्य है। सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, ये भी सत्य है। आग के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा एक कारण रही है, ये भी क्या है, सत्य है। चलो अब देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो हमने जहाँ से छोड़ा था ना उससे आगे को देखना है हमें, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो हमने 13 तक के कंप्लीट किया था, उसके बाद 14वां प्रश्न को देखेंगे। तो 14 से आगे हम देखते हैं। तो 14वां प्रश्न है, राम वृक्ष बेनापुरी मन्नू भंडारी भदंत आनंद कौशल्यायान की दो दो रचनाएं लिखी हैं। तो इन तीनों की दो दो रचनाएं लिखी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की देखते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की दो रचनाएं देखना है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे मैंने लगा दिया, ठीक है। पत्तियों के देश में, चिंता के फूल है, लाल तारा है, कैदी की पत्नी है, माटी है, ये सब क्या है, इसकी रचनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं मन्नू भंडारी की देखते हैं। मन्नू भंडारी के में पहला एक प्लेट सैलाब है, इसके बाद है मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु। तो ये सब क्या है, इसकी रचनाएं हैं। इसके बाद देख लेते हैं भदंत आनंद का देख लेते हैं। तो इसमें जो भूल ना सका एक हो गया, जो लिखना पढ़ना, ठीक है, जो लिखना पढ़ा, ठीक है, ये हो गया। देश की मिट्टी बुलाती है, तीसरा हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे 5-6 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेना। फिलहाल हमें सिर्फ इसमें 2 लिखने थे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो देखो कैप्टन क्यों कहते थे, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे, क्योंकि वह देशभक्त था, उसमें देश के प्रति सम्मान का जज्बा था, और आपने इस जज्बे की वजह से, और लंगड़ा घोड़ा आदमी जो मामूली सी फेरी लगाकर चश्मा बेचा करता था, रोज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के चश्मा बदला करता था, कैप्टन ने अपना पूरी जीवन देश के हित कामों में लगा दिया था, इसीलिए जो चश्मे वाले हैं उसको कैप्टन नाम दिया गया था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद क्या है, इसके बाद है पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो देखो पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो पान वाले क्या मतलब, पान वाले दिखता कैसा है, पान वाले करता क्या है, उसके दांत क्या, सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो आप लोग देखना यहाँ पे उसके पेट निकले हुए हैं, पान वाले पान एक दिन में कितना खाता था, जिसके कारण उसके दांत कैसे हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई इस कहानी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको आंसर देख सकते हो, इसका आंसर लगा है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। तो क्यों लगा देता था, तो देखो यहाँ पे सिंपल से शब्द में बता देता हूँ, वो चीज़ यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है। चश्मा क्यों बदलता था, चश्मा इसलिए बदलता था क्योंकि जो मूर्तिकार है ना, जो मूर्ति जिन्होंने बनाया, उसने नेताजी के चश्मा पहनाना भूल गया था, इसीलिए जो कैप्टन है वो बार बार क्या करता था, चश्मा बदलते रहता था। तो नेताजी के चश्मा पहनाने का यही कारण था, ठीक है। अगर उसमें चश्मा होता तो चश्मा पहनाने की जरूरत नहीं थी। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तो इसका आंसर सिंपल से मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके जो मतलब जो पुत्रवधू है, इसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो बार बार बीमार होते थे और उसकी सेवा करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसका आंसर यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। पूरा आपको लिखना है इसमें। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो देखो उसने अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की, तो मैं छोटे से शब्दों में बताऊंगा जिससे आपको कम से कम याद करने में सहूलियत हो सकती है। तो देखो बाल गोविंद जो भगत थे ना, वो कहता था कि मेरा बेटा, मतलब शोक नहीं मनाना चाहता था अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो कहता था कि भगवान ने उससे बुला लिया और भगवान के पास वो चला गया, जिससे वो सुखी शांति से रह सकता है। इसके छोटे शब्द है, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है, लेकिन इसके भावार्थ में कुछ इस प्रकार से टॉपिक है, इसलिए मैं इसको भावार्थ के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, इसका आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखे। तो इसके मधुर गायन की विशेषता देखो यहाँ पे, बाल गोविंद भगत के गायन को न तो माघ की सर्दी और न ही
जेठ की गर्मी प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। इसका आंसर मैं इसको पढ़ के नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और समझाता हूँ तो भी समय लगेगा, तो आप लोग इसको देख लो। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद 21वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण, मतलब अचरज का कारण क्यों थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको? इसका आंसर लिखना है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण इसलिए थी क्योंकि वे अपने नियमों को दृढ़ता से पालन करते थे। वे सुबह मुंह अंधेरे उठते थे, गांव से 2 मील दूर नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे। वापसी में पोखर के ऊंचे स्थान पर खंजड़ी बजाते हुए गीत गाते थे। तो यह नियम न तो सर्दी देखता है और न ही गर्मी देखता। तो ये इसका आंसर है, आपको पूरा लिखना है इसमें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा भी पढ़ के आपको बताया हूँ। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं, बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत बड़ा आंसर है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यही लिखना है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद अगला है, गाँव का सामाजिक संस्कृति परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। तो उल्लास से क्यों भर जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर लगा है। ठीक है, इसका आंसर भी, इसका भी आप लोग देख लेना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है, फादर बुल्के भारतीय, एक सेकंड ना, वहीं पे मैं पढ़ रहा हूँ कि आगे, हाँ ठीक है, पीछे वाला प्रश्न मैं आगे वाला देख रहा था। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है। तो इसका आंसर क्या लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देवदार एक विशाल और छायादार वृक्ष है जो अपनी सघन और शीतल छाया से शांत पाथिक एवं अपने आस पड़ोस के शीतलता प्रदान करती है। ठीक ऐसे ही व्यक्ति वाले थे फादर कामिन बुल्के। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है, फादर बुल्के की भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो इसका आंसर क्या लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर। तो इसका आंसर है, फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम के रेस्व चैपल, एक मिनट ना, रेप्स चैपल से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह से रच बस गए थे। उन्होंने सन्यासी बनकर भारत में रहने का फैसला किया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो इसका आंसर क्या लिखना है। तो इसका आंसर लिखना है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा का दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर बुल्के के मन में अपने प्रियजनों के लिए असीम ममता और अपनत्व था, इसलिए इन्होंने कहा है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है। तो यहाँ पे देखो, फादर बुल्के की मृत्यु पर वहाँ उपस्थित नम आंखों वाले व्यक्ति के नामों का उल्लेख करना सिर्फ इस स्याही को बर्बाद करना है। कहने का आशा है कि आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना संभव नहीं था। उस स्थान पर यदि नम आंखों के आंकड़े दिए जाए तो इससे समय और मेहनत की बर्बादी कहा जा सकता है। तो ये इसका आंसर है। तो अभी मैं आपको टोटल 28 तक के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, बाकी प्रश्नों का उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूँगा।